नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपनी फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ठीक है, वैसे तो इस चैप्टर के ऊपर 3 वीडियो मैं पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये पार्ट 4 है और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम समझने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, आखिरी पार्ट है लेकिन टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रविड़ आंदोलन के बारे में। वैसे बॉक्स में दे रखा है लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम सिक्किम का विलय भारतीय संघ में कैसे हुआ उसको समझने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गोवा मुक्ति, मतलब गोवा की मुक्ति कैसे हुई। आपको पता है कि पुर्तगालियों का वहाँ पे अधिकार रहा, आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों ने वहाँ पे कब्जा जमा के रखा है ना। तो गोवा की मुक्ति कैसे हुई पुर्तगालियों से, उसकी हम बात करने वाले हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि आज़ादी के बाद जितने भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो भी विषय उभर के सामने आए, जो मुद्दे उभर के सामने आए, क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभर के सामने आए, उससे हमने क्या सबक सीखा है ना, क्या सबक सीख ली हमने उससे। तो ये 4 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आपके दोस्त भी चैनल से जुड़ के अपनी स्टडी को बेहतर कर सके। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम द्रविड़ आंदोलन को समझते हैं। इसमें एक कहावत आपके बॉक्स में दे रखा है कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। इस कहावत का मतलब ये है कि आपको पता है कि हमेशा हम भारतीय राजनीति की बात करें तो उत्तर भारत को ज़्यादा महत्व दिया गया, दक्षिण भारत को बहुत ही कम महत्व दिया गया है ना। तो इसी को लेकर एक आंदोलन हुआ, द्रविड़ आंदोलन, जो कि कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के गौरव को बढ़ावा देने के लिए, दक्षिण भारत के महत्व को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था एक समाज सुधारक थे जिनका नाम था ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। पूरा नाम क्या है इनका? ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। इन्होंने क्या किया था? इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और धीरे धीरे बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए और एक संगठन की स्थापना हुई जिसको हम द्रविड़ कसगम बोलते हैं। ठीक है, द्रविड़ कसगम नामक संगठन की स्थापना की गई और इनका मेन मकसद ये था कि पूरे इस आंदोलन को, जो द्रविड़ आंदोलन चल रहा है ना, उसको केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं रखा जाए बल्कि पूरे दक्षिण भारत में फैलाया जाए। कुछ समय तक ऐसा हुआ भी, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन सिर्फ तमिलनाडु तक सिमट कर रह गया। बाद में क्या होता है कि ये द्रविड़ कसगम जो ये संगठन बना था वो 2 ध्रुवों में बढ़ जाता है। एक तो द्रविड़ कसगम हो गया और एक आपका द्रविड़ मुनेत्र कसगम। ठीक है, ये स्टार्टिंग में है। आगे चल के जो द्रविड़ मुनेत्र कसगम है वो भी 2 ध्रुवों में बटेगा, आगे हम इसके बारे में समझने वाले हैं। तो द्रविड़ मुनेत्र कसगम जो है ज़्यादातर आंदोलन का जो पाला था ना इसी के नेतृत्व में रहा। आगे आंदोलन जो चला वो द्रविड़ मुनेत्र कसगम के नेतृत्व में चला और इनकी मुख्यतः 3 मांगे थी, है ना, 3 डिमांड। द्रविड़ मुनेत्र कसगम जो पार्टी है उसकी 3 डिमांड थी। 1953 से 54 के दौरान उन्होंने 3 मांगे रखी थी। सबसे पहली मांग ये थी कि जो कल्लाकोडी जो नामक रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम रखा गया था डालमियापुरम। क्या नाम बोला मैंने? डालमियापुरम। इसको बदल दिया जाए, उसका जो पुराना नाम है वही रहने दिया जाए। ठीक है, यानी कि कल्लाकोडी जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम यही रहने दिया जाए, इसका नया नाम जो है उसको हटा दिया जाए। ठीक है, दूसरी मांग ये थी कि जो मतलब दक्षिण भारत की जो स्कूल है, जो स्कूल में जो पाठ्यक्रम जो शामिल किया गया उसमें तमिल संस्कृति है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाए, है ना। तीसरी मांग ये थी कि जो पाठ्यक्रम में जो भी ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा हिंदी को राज्य भाषा बनाने के भी खिलाफ थे। ठीक है, तो ये 3-4 मांगे टोटल आपके यहाँ पे मैंने बता दी है। तो 1965 में जो हिंदी विरोधी आंदोलन दक्षिण भारत में चला था उसमें इस पार्टी को, द्रविड़ मुनेत्र कसगम को भारी सफलता मिली और 1967 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें जीती भी ये पार्टी। अब देखिए, जो डीएमके पार्टी, डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कसगम की हम बात कर रहे हैं, इसके संस्थापक थे अन्नादुरै। ठीक है, अन्नादुरै के मृत्यु के बाद क्या होता है कि ये 2 पार्टी 2 दलों में बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ तो भाई स्वयं को मतलब द्रविड़ मुनेत्र कसगम ही बोलते हैं और एक जो दूसरी पार्टी बनेगी, नई जो पार्टी बनेगी उसका नाम होगा ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं शॉर्ट में ऑल इंडिया डीएमके। ठीक है, इस तरीके से भी आप दूसरी पार्टी का नाम ले सकते हैं।
तो तमिलनाडु की राजनीति में ये दो पार्टियां ही मतलब अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं, और ज़्यादातर जो विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें ये दोनों पार्टियां ही मतलब दोनों में से कोई एक पार्टी ही जीतती है। तो इनका दबदबा तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये द्रविड़ आंदोलन के बारे में आपका जो टॉपिक था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आगे हम सिक्किम के विलय की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर हम सिक्किम की बात करें ना, तो सिक्किम जो है वो आज़ादी के बाद इसको ना भारत की शरणागति प्राप्त हुई। मतलब शरणागति का मतलब ये है कि हमारे शरण में रहा है। इसको हम क्या करते थे, रक्षा संबंधित जो भी विषय है या विदेशी मामले है उसका जिम्मा भारतीय सरकार ने उठा रखा था, लेकिन पूरी तरीके से भारत का अंग भी नहीं था। सिक्किम पूरी तरीके से भारत का अंग नहीं था, बल्कि यहाँ पे यहाँ की जो प्रशासन की व्यवस्था थी वहाँ के राजा द्वारा संभाला जाता था। राजा का नाम था चोंगियाल। क्या नाम बोला मैंने? चोंगियाल। तो चोंगियाल वहाँ का राजा था, लेकिन यार चोंगियाल जो है ना वो वहाँ के लोगों की जो लोकतांत्रिक आकांक्षाएं थी ना उसको सही से संभाल नहीं पाया। ठीक है, उसको सही से दबा नहीं पाया, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग नेपाली मूल के भी है। ठीक है, तो नेपाली मूल के लोगों को ऐसा लग रहा था कि चोंगियाल और उसके समुदाय के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर अपनी शासन को थोप रहे हैं। ठीक है, और इस कारण क्या हुआ, वहाँ पे विरोध भी हुआ, और विरोधी लोग जो विरोधी समुदाय थे उन्होंने क्या किया, भारतीय सरकार से मदद भी मांगी, समर्थन मांगी थी। ठीक है, अब देखिए 1974 में क्या होता है, वहाँ पे विधानसभा के चुनाव होता है, और चुनाव में जो सिक्किम की जो कांग्रेस थी वो जीत गई। ठीक है, उसको विजय प्राप्त हुई वहाँ पे, और यह पार्टी भाई सिक्किम को भारतीय संघ में मिलाना चाहती थी। और 1975 में एक प्रस्ताव पारित हुआ, और इस प्रस्ताव के तहत सिक्किम का पूर्ण विलय की बात कही गई थी इस प्रस्ताव में, कि भाई सिक्किम का पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, भारतीय संघ में विलय हो जाएगा। तो जो कांग्रेस पार्टी थी, सिक्किम की जो कांग्रेस पार्टी थी, वो पूरी तरीके से इस बात को सपोर्ट कर रही थी। फिर क्या होता है, इस प्रस्ताव के तुरंत बाद ही क्या होता है, वहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाता है, मतलब जनता की इच्छा पूछी जाती है, और ज़्यादातर लोग जो थे वो भारतीय संघ में विलय होने के लिए क्या थे, सहमत थे। तो इस तरीके से लोगों की इच्छा के बाद क्या हुआ कि सिक्किम को भारतीय संघ में मिलाया गया, और भारतीय संघ का ये 22वां राज्य बनकर उभरा था। लेकिन जो चोंगियाल था भाई वो तो अपने लाइट में था, वो इसका विरोध कर रहा था। ठीक है, उसको मतलब उसने भारतीय सरकार पे आरोप भी लगाया था कि उसने गलत तरीके से बल का प्रयोग करके सिक्किम का विलय भारतीय संघ में किया है, लेकिन उसके बाद का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, सिक्किम की जो कांग्रेस है वो जो भारतीय कांग्रेस पार्टी है उसके साथ मिल गई थी। ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है हमारी, उसके साथ उसका विलय हो गया था। तो इस तरीके से सिक्किम के विलय की पूरी स्टोरी आप समझाएंगे। अब हम बात करते हैं गोवा की मुक्ति। देखिए, गोवा और हम यहाँ पे दमन और दीव की बात करते हैं, तो इस जगह पे क्या था, आज़ादी के बाद भी भारत तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन आज़ादी के बाद भी यहाँ पे पुर्तगालियों का ही शासन रहा। पुर्तगालियों ने कब्जा यहाँ पे कर रखा था, और जो लोग थे वहाँ के, जो गोवा के लोग थे, उनका जो नागरिक संबंधित जो भी अधिकार थे उनसे वंचित रखा जा रहा था। उनसे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। ठीक है, उनको ज़बरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा था। तो इस कारण वहाँ पे क्या हुआ, जन आंदोलन का उद्भव हुआ। ठीक है, और इस जन आंदोलन का जो नेतृत्व है वो महाराष्ट्र के जो समाजवादी सत्याग्रही थे उन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसको और ज़्यादा बल प्रदान किया था, नेतृत्व कहना गलत होगा, बल प्रदान किया, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प की। ठीक है, और 1961 में क्या होता है, भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेजी। कब भेजी? 1961 में, डेट आप याद रखिए। और 2 दिन तक कार्यवाही चली, है ना, और भारतीय सेना को इसमें सफलता भी मिली, और आखिरकार गोवा को मुक्त कराया गया। गोवा और जो दमन और दीव है वो संघ शासित प्रदेश बन गए थे। लेकिन गोवा मुक्त तो हो गया, लेकिन गोवा की मुक्ति के बाद ही कुछ समय बाद ही क्या होता है कि वहाँ पे एक अजीब सी समस्या उत्पन्न हुई। उसमें क्या थी कि जो महाराष्ट्रवादी जो भी एक पार्टी है जिसका नाम है गोमांतक, ठीक है, गोमांतक मैं पार्टी का नाम बता रहा हूँ, तो गोमांतक पार्टी ने क्या किया, एक मांग की कि भाई गोवा को ना महाराष्ट्र में मिला दिया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या है, मराठी भाषा को बोलते हैं। लेकिन गोवा में क्या है कि गोवावासी जो है उसमें गोवानी पहचान और संस्कृति को ज़्यादा अहमियत दी जाती है ना, गोवानी पहचान है गोवावासी लोगों का। और यहाँ पे कोंकणी भाषा बोलने वाले भी लोग थे, तो वो उनके मन में इसके लिए भी आग्रह था। तो जो गोवावासी थे, गोवावासियों का नेतृत्व किया यूनाइटेड गोवन पार्टी, है ना, UGP जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, यूनाइटेड गोवन पार्टी। अब क्या होता है 1967 में ही जनवरी में क्या होता है, केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ पे एक जनमत सर्वेक्षण करवाया जाता है। ठीक है, यानी कि लोगों की इच्छाएं पूछी जाती है, और ज़्यादातर लोग जो है वो एक स्वतंत्र पहचान रखना चाहते थे। जनमत संग्रह में लोगों की इच्छा पूछी गई तो वो महाराष्ट्र से अलग रहना चाहते थे, अलग रहने के पक्ष में थे।
और इस तरीके से गोवा संघ शासित प्रदेश बना। और बाद में 1987 में गोवा भारत संघ का एक राज्य बन गया था, राज्य की दर्जा इसको मिल गई थी। तो ये गोवा की मुक्ति की पूरी स्टोरी थी। देखो ज़्यादातर टॉपिक अभी जितने भी मैं बता रहा हूँ एक स्टोरी के तौर पे ही आपको समझना होगा, एनसीईआरटी बुक में भी स्टोरी के तौर पे ही आपको समझाया हुआ है। तो गाइस अब हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो उभर के सामने आई अलग अलग क्षेत्रों में, उनसे हम क्या सबक सीखे हैं, क्या सबक हमें मिला, है ना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो है वो लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। अगर किसी भी देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो वहाँ पे अलग अलग क्षेत्र के लोगों की अपनी आकांक्षाएं होगी और उसको लेकर वो आवाज़ भी उठाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन की, है ना, तो ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड जैसे इलाकों में क्षेत्रीय आकांक्षाएं की मांग उभर के सामने आई। स्पेन में एक जगह है बास्क, ठीक है, तो बास्क लोगों ने भी क्या किया, एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की। इसी तरीके से श्रीलंका में जो तमिल लोग थे उन्होंने भी क्या किया, अलग होने की मांग की। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय आकांक्षाओं के माध्यम से एक तरीके से लोगों की इच्छाएं उभर के सामने आती है और ये लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम बताएंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं से एक सबक हम ये सीख सकते हैं कि जो मतलब आकांक्षाएं उभर के सामने आ रही है उसको दबाने की बजाय हमारे को लोकतांत्रिक तरीका अपनाना चाहिए, बातचीत का तरीका अपनाना चाहिए और लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इसके लिए भारतीय सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए थे। आपको पता है कि 1970-80 के दशक में जो भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभर के सामने आई वहाँ पे बल का प्रयोग कम किया गया, बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया गया, ठीक है। तो एक पॉइंट आप ये बता सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हम बताएंगे कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को हमने समझ लिया, है ना। हमने क्या किया, क्षेत्रीय आकांक्षाओं से हम ये समझ में आया कि भाई सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई जो क्षेत्रीय इलाके हैं या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके बात को हम बिल्कुल नकार दें। केंद्र सरकार को ये चाहिए कि वो सभी क्षेत्रीय इच्छाओं को लेकर चले, क्षेत्रीय पार्टी की जो इच्छाएं हैं उसको भी साथ में लेकर चले, ठीक है। इससे किसी एक क्षेत्र को बेगानेपन का अनुभव ना हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बता सकते हैं। चौथा हम बता सकते हैं क्षेत्रीय असंतुलन पर नियंत्रण रखा गया। मतलब कि क्षेत्रीय आकांक्षा से हम ये समझ में आता है कि हम किसी एक क्षेत्र के विकास को ना महत्व दें, इससे क्षेत्रीय असंतुलन की भावना पैदा होती है। इसमें ऐसा लगता है कि भाई किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को लगता है कि भाई उनके विकास के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस चीज़ पे हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण रख सकते हैं। हम भारत के सभी इलाके, सभी हिस्से के विकास के लिए समान महत्व दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। तो ये 4 सबक हमने सीखा, किससे, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की जो मांग उभर के सामने आई उससे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितने भी टॉपिक मैंने समझाया है समझ में आ गया होगा। एनिमेशन के थ्रू समझाया गया है आपको चीज़ें। बुक में सारा कुछ एनसीईआरटी से ही था, लेकिन मैंने उसको सरल स्पष्ट भाषा में समझाने की कोशिश की है जितना मेरे से हो सकता था, ठीक है। बाकी यार वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।